हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 11 मार्च 2025 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें से पहला समाचार या मुद्दा है, हाल फिलहाल में चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि ड्रैगन और एलिफेंट को साथ में नृत्य करना चाहिए। क्या मतलब है, क्यों कहना चाह रहे हैं, इससे जुड़े सारे मुद्दों को हम इसमें समझेंगे। दूसरा है कि चंद्रयान 3 पर स्थित एक पेलोड जो है चेस्ट करके, उसके द्वारा एक नया जो निष्कर्ष या अध्ययन आया है, उससे निष्कर्ष निकला है कि चंद्रमा के ध्रुवों के बाहर के क्षेत्र या उपध्रुवी क्षेत्रों में भी पानी वाला बर्फ हो सकता है और ये कहीं न कहीं चंद्रमा पे अगले मानव मिशनों के लिए या चंद्र बस्तियाँ बसाने के लिए महत्वपूर्ण एक खोज हो सकती है, तो इसको समझेंगे। तीसरा न्यूज़ है हंटा वायरस बीमारी या हंटा वायरस एक अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में एक ऑस्कर विजेता, एक ऑस्कर पुरस्कार जो है अभिनेता रहे हैं 92 ईयर के, उनकी और उनकी पत्नी और उनके कुत्ते की मौत हो गई थी। काफ़ी दिन बाद पुलिस को बाद में पता चला कि जो उनकी वाइफ थी, उनकी मृत्यु पहले हुई थी, इसे हंटा वायरस के कारण हुई थी। तो इसको भी समझेंगे और फिर इसी पर आधारित 5 प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी तस्वीर है जिसमें ड्रैगन और हाथी एक दूसरे के साथ नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रैगन माने चीन, हाथी माने भारत। ये एक माना जाता है, भारत के लिए एलिफेंट कहा जाता है और चाइना अपने को ड्रैगन कहता है। और ये बताया जा रहा है कि दोनों देश वर्तमान में एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, ये बात इससे आता है। और कह कौन रहा है? चीन के विदेश मंत्री वांग ही द्वारा अभी हाल फिलहाल में कहा गया है। और चीन के विदेश मंत्री द्वारा सिर्फ कहा नहीं गया है, चीन के विदेश मंत्रालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी ये बात इस स्टेटमेंट को रखा गया है। यानी चीन इसको जो है कहीं ना कहीं ये चीन का ऑफिशियल वक्तव्य है उनके विदेश मंत्री का। तो देखा जाए तो ऐसे समय में जब ट्रंप ने जो है चीन पे अपनी टैरिफ और उस तरह की नीतियों के तहत चीन को इनसर्कल करना या उसको बाहर करने की कोशिश कर रहा है और चीन पे दबाव बढ़ता जा रहा है, चीन का मानना है कि अमेरिकी दबाव वाली नीतियों से ग्लोबल साउथ को बचाने के लिए भारत और चीन को मिलकर काम करना चाहिए और इसके लिए जो है वो सीमा विवादों से परे भी हम सहयोग कर सकते हैं। तो इस पूरे मुद्दे को समझेंगे। कुछ लोग तो इसको कह रहे हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई 2.0 है, यानी कि भारत और चीन का जो हिंदी चीनी भाई भाई 60 के दशक में कहा गया था, जिसके बाद 62 का युद्ध हुआ था, उस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। और लेकिन भारत और चीन के संबंधों में 2 प्रमुख ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं न कहीं इन दोनों जो ड्रैगन और एलिफेंट के डांस में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। एक तो सीमा विवाद का मुद्दा है जिसको लेकर परस्पर मतभेद बना हुआ है, और दूसरा है कि चीन द्वारा कहने के बाद भी उसके द्वारा वास्तव में भारत को अपने कंपटीटर के रूप में देखा जा रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं, पूरे मुद्दे को समझते हैं। मामला क्या है? देखिए, चीन और भारत अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के नेता संघर्ष पर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। और ये बात जो है पिछले साल से ही, अक्टूबर से ही, जब कजान में सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान ही, ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ही जो है भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति मिले थे और ये बात कही गई थी कि दोनों जो संघर्षों को कम करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन ने हमेशा माना है कि परस्पर सहायक भागीदार बनना और ड्रैगन और हाथी नृत्य हासिल करना दोनों पक्षों के लिए एकमात्र सही विकल्प है। यानी चीन कह रहा है कि वो हमेशा मानता है कि भारत चीन एक दूसरे के साथ परस्पर रूप से भागीदार रहे, पार्टनर रहे, और साथ साथ अगर एक दूसरे के लक्ष्यों को, वैश्विक लक्ष्यों के लिए साथ साथ चले तो वो एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। ये वांग ही देखा जाए तो ऐसे समय में जब चीन के कई सारे रक्षा मंत्री बदल जाते हैं, कई सारे मंत्री अधिकारी बदल जाते हैं, वांग ही देखा जाए तो पिछले 10-12 सालों से जो है वो चीन के विदेश मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका में है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पोलिट ब्यूरो के ही मेंबर है, जो कि काफ़ी शक्तिशाली जो है संस्था होती है। यानी कम्युनिस्ट पार्टी के भी और सरकार के दोनों के महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी इनके ऊपर वांग ही की है, तो उनके द्वारा ये कही गई बात है। अभी देखा जाए तो ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल में दोनों देशों के बीच कुछ संबंधों में सकारात्मक जो है विकास भी हुआ है। महत्वपूर्ण क्षण आया था कजान में अक्टूबर 2024 में, जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई थी
और बेहतर संबंध बनाने के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में चीन भारत संबंधों में सकारात्मक प्रगति देखी है। तब से दोनों पक्षों ने अपनी प्रतिबद्धताओं को सक्रिय रूप से पालन किया है, कई स्तरों पर कूटनीतिक जुड़ाव और व्यवहारिक सहयोग को भी मजबूत किया है। और ऐसा अगर देखा जाए तो भारत चीन के मध्य सीमा तनाव को कम करने की कोशिश हुई है, क्योंकि गलवान के जो है संकट, जो मई जून 2020 का संकट है, जिसमें हमारा उनका एक कह सकते हो कि 62 के युद्ध के बाद सबसे खूनी जो है झड़प हुई थी। हालांकि गोली बम बारूद तो नहीं चले थे, लेकिन लाठी डंडे से ही चली थी, जिसमें से हमारे 23 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। और पहले तो चीन इनकार करता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि इसके दुगना से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे भी जान गई है। तो इतनी खूनी संघर्ष के बाद स्थिति कटु हो गई थी और लगभग 5 साल तक भारत और चीन लगभग एक किसी इधर उधर के संबंधों को छोड़कर कोई वार्ता नहीं हो रही थी। 5 साल बाद अक्टूबर 2024 में कजान में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, उधर के राष्ट्राध्यक्ष यानी शीर्ष लेवल पर, समिट लेवल पर बातचीत होती है, फिर सीमाओं को शिथिल करने की कोशिश की जाती है। जैसे देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो गतिरोध था वही गलवान पूर्वी लद्दाख में, उस पर जो है समाधान था। भारत और चीन ने क्षेत्र में टकराव के अंतिम 2 बिंदुओं देपसांग और डेमचोक, ये वो इलाका है जो देखा जाए तो 2014 के बाद से चीन अग्रेसन हो रहा था, और ये 2 बिंदु ऐसे थे जहां से वो जाना नहीं चाह रहा था। एक देपसांग का मैदान है और दूसरा डेमचोक का एक पॉइंट है, ट्राई जंक्शन, जहां से चीन को वहां पे जो भी रहता है उसको एक तरह से बढ़त हासिल है, और चीन इसको छोड़ना नहीं चाह रहा था। बाकी के जो 2020 के बाद के थे 4-5 पॉइंट, उसको पहले से ही हल कर दिया गया था। लेकिन इसको भी दोनों पक्ष यहाँ से भी सैनिकों को वापस बुलाने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया गया, जिससे जो 4 साल से चला आ रहा गतिरोध था वो समाप्त हुआ है। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि चीन के द्वारा पहली बार, लोग कह रहे हैं कि दुनिया में पहली बार चीन ने अपनी जो एग्रेसिव पोजीशन ली है उसके बाद वो रिट्रीट किया है या वापस गया है। हालांकि इसको लेकर सशंकित हैं लोग, लेकिन निश्चित रूप से ये एक कदम था। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सी ने भी 23 अक्टूबर 2024 को कजान में आगे की चर्चा की, जहां पे उन्होंने पहले से मौजूद तंत्र को पुनर्जीवित करने की बात की कि उसमें जो तंत्र है सीमा पर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के विदेश मंत्री वांग यी हैं, इनका विशेष प्रतिनिधि संवाद होता है। इसको लगातार चलता रहता था और 5 साल से बंद था, इसको फिर से शुरू किया गया। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गए थे चीन, वहाँ पे इनके साथ बात की गई। फिर हमारे विदेश सचिव गए थे, जहाँ पे उन्होंने उनकी मुलाकात चाइना के कई लेवल से हुई थी, जो कि मतलब उस तरह से देखा जाए तो प्रोटोकॉल का, खासतौर से चीन द्वारा जो प्रोटोकॉल किया जाता है विदेश सचिव के स्तर पे इतनी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, इसके बावजूद भी ये किया गया। तो ऐसे में एक ही सीमा मुद्दों को वो जो है संभालने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी जो उसने कहा कि ड्रैगन और हाथी को एक साथ नृत्य करना, इसमें क्या मोटी मोटी क्या बातें हैं उसको देखा जाए तो 4-5 मुद्दे आपको निकलेंगे, जिसमें से पहला है कि चीन और भारत एक दूसरे के सबसे बड़े पड़ोसी हैं। यानी अगर भारत के पड़ोसियों में देख लिया जाए और चीन के पड़ोसियों में देख लिया जाए तो दोनों में भारत और चीन एक दूसरे के दुनिया के सबसे बड़े पड़ोसी, मतलब दुनिया के, मतलब आपस में जितने भी बड़े पड़ोसी, उधर रूस है, इधर अगर देखा जाए तो और पाकिस्तान है, सब है, लेकिन दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े पड़ोसी हैं। पहली बात तो चीन के विदेश मंत्री का ये कहना है। दूसरा कहना है कि दो सबसे बड़े विकासशील देशों के पास एक दूसरे को कमतर आंकने के बजाय एक दूसरे का समर्थन करने के लिए हर कारण है, ये चीन के विदेश मंत्री का कहना है कि दोनों विकासशील देश हैं, सबसे बड़े विकासशील देश हैं, एक दूसरे को कमतर आंकने के बजाय कह रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे को समर्थन करने का हर कारण है। साथ ही साथ दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं जो शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए पर्याप्त ज्ञान और क्षमता रख रही हैं। यानी कि हम एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हमारे पास इतना विजडम और नॉलेज है कि हम पीस और ट्रैंक्विलिटी को सीमा पर मेंटेन रखने की हमारे पास कुव्वत है। ऐसा नहीं है कि हम अभी नए देश हैं कि हम उस तरह की बिहेवियर करें। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि हमारे पास वर्चस्ववाद और सत्तावादी राजनीति। अब देखिए क्यों ऐसा चीन कर रहा है, ये बात आपको समझ में आएगा लास्ट में। ये तो भारत की है और इसकी बताई कि हम क्यों साथ कर सकते हैं। ये कह रहा है वर्चस्ववाद और सत्तावादी राजनीति, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर दिखा रहा है उसको कह रहे हैं कि इसके विरोध करने में हम दोनों की नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है। और ये भी कह रहा है कि अगर भारत और चीन हाथ मिलाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक लोकतंत्र और मजबूत वैश्विक दक्षिण की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएगी। यानी
इसके जरिए चीन ये बताना चाह रहा है कि हम दोनों के पास हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े पड़ोसी हैं। हम लोग एंशिएंट सिविलाइजेशन हैं, एक दूसरे को कम आंकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। साथ ही साथ हमारा जो वैश्विक स्तर पे सर्वसत्तावादी व्यवस्था है, अगर दोनों मिल जाएं तो उसको हम काउंटर कर सकते हैं, जो कि वैश्विक दक्षिण के लिए भी बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह जो दिखाई दे रही है चीन का, कि अगर वो भारत को मिला ले तो अमेरिका के उसका काउंटर प्रोडक्टिव जो उसका बिहेवियर है डोनाल्ड ट्रंप का, उसको धता बताया जा सकता है। क्योंकि अगर भारत अमेरिका के साथ है तो ट्रंप के लिए रूस को वो करना या लुभाना ज़्यादा आसान हो जाता है, जो कोशिश भी की जा रही है। लेकिन अगर भारत वहाँ से छिटकता है तो ट्रंप जो अमेरिका और रूस है उसको भी उसके भी संबंधों में रूस को भी वहाँ से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रह जाएगा, फिर वो भी वहाँ से सरक लेगा। बाकी जो दक्षिण विश्व के देश है या विकासशील और अल्पविकसित देश है, उनके लेकर जो भारत की उनमें जो विश्वास है, उसके साथ वो अमेरिका को अच्छे तरीके से किनारे कर सकता है, क्योंकि यूरोपीय देश भी भारत पे विश्वास कर रहे हैं। तो ये चीन की पूरी सोच है। अब ये बात है कि क्या इसके लिए हम एक बात और इसी दौरान कहा कि भारत और चीन के 75वें वर्षगांठ है, तो उसमें दोनों देश चीन चाह रहा है कि वो भारत के साथ सहयोग करे, पिछले अनुभव को आगे बढ़ाए, ये सारी चीज़ें कर रहा है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और सारी बात कर रहा है। लेकिन भारत कॉन्शियस अप्रोच अभी अपनाए हुए है। अगर देखा जाए तो अब ये प्रश्न है कि क्या भारत चीन के मिलकर काम करने की बात पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि एक बात हिंदी चीनी भाई भाई कहा गया था 1954 के और 60 के दशक में, जब भारत के प्रधानमंत्री चीन गए थे, तब कहा गया था कि दोनों के बीच काफ़ी कॉमन है और ये है। लेकिन उसके बाद 62 का युद्ध हमने देखा। तो अब ये है कि क्या विश्वास किया जा सकता है। देखिए, बातें अच्छी बात है, बातें अच्छी हो रही है, विश्वास हो रहा है। मैंने जैसे बार बार बताया कि चीन कोशिश भी कर रहा है कि भारत को वो किया जाए ताकि अमेरिका के साथ एक विकल्प के रूप में ढूंढा जा सके, क्योंकि उसने देखा है कि अमेरिका के हजारों प्रतिबंधों के बाद, मतलब जितना लगा सकता था उतने प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस अडिग रहा, क्योंकि भारत उसके साथ खड़ा था। तो चीन को भी पता है कि अगर भारत हमारे साथ खड़ा रहता है, क्योंकि जो बिग 4 के 4 कंट्रीज हैं उसमें अमेरिका चाह रहा है कि वो भारत के साथ संबंधों को मजबूत करे, रूस को अपने करे, ताकि चीन को अकेले कर सके। तो वो इनसर्कल करके उस पर दबाव बना सकता है। लेकिन अगर उनमें से 2 देश एक साथ हो जाएं, और भारत जैसे ही भारत अगर आता है तो उधर से रसिया भी ब्रिक्स को मजबूत करने के लिए आ सकता है, तब फिर अमेरिका इनसर्कल हो जाएगा, यानी जो उसकी चीज़ें हैं वो गलत हो जाएगी। और इसमें कहीं ना कहीं जो ट्रंप का बड़बोलापन है वो बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है कि ऐसे लोगों को वो साथ कर रहा है जिसको साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर, भारत इस समय बड़ा कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक चुप्पी बनाए हुए है। प्रधानमंत्री की बड़ी खास बात होती है, लोग कहते हैं कि वो खाना को ठंडा करके खाते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे इतना ट्रंप बोल रहा है, मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। इस समय देखोगे 3 लोग बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हैं, बाकी दुनिया के सारे देश बोल रहे हैं। कौन नहीं बोल रहा है? 3 क्या, बल्कि आप कह सकते हो सी जिनपिंग भी कुछ नहीं बोल रहा है, फिर भी उसके विदेश मंत्री तो बोल ही रहे हैं। बाकी 3 देश बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। भारत नहीं बोल रहा है, रूस नहीं बोल रहा है और इजराइल नहीं बोल रहा है, क्योंकि तीनों जब तक लग रहा है चीज़ें ठीक है तब तक अपने अपने जो अनसटल मुद्दे हैं उनको निपटा लिया जाए। और इसमें तीनों देश लगातार लगे हुए हैं दिन रात बिना कुछ बोले। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे चीन पर विश्वास करने के पीछे की जो 2 समस्याएं हैं या 2 मेन कारण हैं जो हम उसके साथ संबंधों को खटास ला रहा है या उस पर विश्वास नहीं किया जा रहा। उसमें से पहला है कि सीमा मुद्दे को लेकर नजरिए में स्पष्ट अंतर है। भारत, और देखिए भारत कह रहा है पूर्वी लद्दाख में गतिरोध की प्रकृति और व्यापक सीमा को मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के नजरिए में स्पष्ट रूप से अंतर है। भारत के लिए स्थिर संबंध बनाने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता एक शर्त है, और विदेश मंत्री ने भी यही बात की, हमारे सेना प्रमुख ने भी यही बात की। 2 फ्रंट वार को चाइना को एक वास्तविक खतरा बताया है, यानी कहीं न कहीं सीमा की स्थिति हमारे लिए प्राइमरीली है। जबकि चीन ने भारत के साथ मिलकर सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए काम की अपनी मंशा की है, लेकिन उसका मेन फोकस है कि चलो सीमा वाला मुद्दा तो चलता रहेगा, आइए दुनिया के अन्य जो चुनौतियां हैं उसको सॉल्व करें। यानी अपने मुद्दे बाद में कर लेते हैं, पहले दुनिया के मुद्दे को समझाते हैं। जबकि भारत कह रहा है पहले ये मुद्दे समझा लो, बाकी मुद्दे हम बाद में उसके बाद देखेंगे, सहयोग आदि ठीक है। तो ये सारी चीजें जो अंतर है, कहीं ना कहीं ये जो अप्रोच का अंतर है कि संबंधों में सीमा वाले को जो हटकाने का अंतर है, वो कहीं ना कहीं
दोनों के संबंधों का एक प्रमुख खटास है। और ये जो अप्रोच है ये एक प्रमुख कारण है कि भारत चाह रहा है कि सीमा मुद्दे को पहले सुलझाया जाए, चीन चाह रहा है कि पहले उस मुद्दे को सुलझाया जाए, सीमा मुद्दा तो चलता रहेगा। ठीक है। दूसरा है कि चीन भारत को प्रतिस्पर्धा के चश्मे से देखना जारी रखे हुए है। जैसे अभी बड़ी बड़ी बातें कि एक दूसरे को सहयोग के विकासशील देश है, एक दूसरे का सम्मान करने का कोई कारण नहीं, असम्मान करने का कोई कारण नहीं आता है, लेकिन उसी में बात कही गई कि दोनों जो है विकासशील देश हैं। भारत के प्रधान विदेश मंत्री से भी जब चैथम हाउस लंदन में पूछा गया था कि भारत और चीन को लेकर, तो उन्होंने कहा देखिए दोनों दुनिया के सबसे बड़े विशाल देश हैं, सबसे बड़ी आबादी है, बहुत बड़े विकासशील देश हैं, एक भविष्य में एक बेहतर ताकत हो सकते हैं, पहला इकॉनमी की तरफ चल रहा है। तो सहयोग के भी बिंदु है लेकिन प्रतिस्पर्धा के भी बिंदु है, क्योंकि दुनिया में किन्हीं दो देशों के बीच ऐसी स्थिति नहीं थी। दुनिया के दो देश एक साथ लगभग ताकत वाली स्थिति में लगभग एक साथ कभी नहीं रहे हैं जितना चीन और भारत की स्थिति है। और ये बात भले चीन कह रहा है कि बहुत बढ़िया है, भारत और चीन को एक दूसरे से कमतर आंकने के बजाय एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, सुरक्षा के बजाय एक दूसरे का काम करना चाहिए, ये सब शब्दों में है, लेकिन वास्तविकता ये है कि चीन भी भारत के साथ प्रतिस्पर्धा रखे हुए, क्योंकि भारत ने चीनी निवेश के लिए अधिक खुला रहा है। वहीं हम चीनी कंपनियों पर जो है चीन ने वो कहा कि नहीं, भारत में ज़्यादा आगाह किया और उपकरण, मशीनरी, तकनीकी कर्मियों के हस्तांतरण को हर तरह से प्रतिबद्ध किया है कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर न चले। और भारत के जो उत्पादक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो भारत अपना बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है, चीन उसे प्रतिस्पर्धा के रूप में देखता है। और जब तक ये भाव रहेगा तब तक सहयोग की बात नहीं आ सकती है। तो ये दो प्रमुख मुद्दे हैं, सीमा को लेकर और प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा। भारत तो चलो अब दिखता ही दिखता है, चीन भी भारत को दिखता है कि यही है जो हमारा मार्केट ले सकता है। ऐसे में बातें जो है कही गई है, जैसे हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है, तो जो डांस की बात वो और कर गई, लेकिन वास्तविक परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। ऐसे में हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए देखिएगा भारत की तरफ न हाँ न कहा गया, न ना किया गया, बात को उसको यूं ही टाल दिया गया। हाँ ठीक है, देखते हैं किया जा रहा है। अगला जो है, चंद्रयान 3 से ने चंद्रमा के उपध्रुवी क्षेत्र में भी पानी के बर्फ का जो है, यानी कि वाटर आइस का जो है पता लगाया है या संभावना को ढूंढा है। चंद्रमा के चंद्रयान 3 जो अगस्त 2023 में छोड़ा गया था, उस पर एक पेलोड है चेस्ट, चंद्रा स्पेस सरफेस ट्रोपोफिजिकल जो है इंस्ट्रूमेंट, चेस्ट बोला जा रहा है। उसकी खास बात क्या है कि वो इन सूटी यानी चंद्रमा पे स्थित जो है उसमें सतह का तापमान और उसके नीचे 10 सेंटीमीटर नीचे के तापमान को वो जांचने में सक्षम होता है। और उसमें ये पता चला है कि इस 10 सेंटीमीटर के ही तापमान में ध्रुवों के बाहर ही थोड़ा दूर, लगभग 1 मीटर दूर के अंतर पर ही ध्रुवों के जो तापमान में काफ़ी अंतर है, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। सतह का तापमान ज़्यादा है, 10 सेंटीमीटर नीचे तापमान कम है। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो ये तापमान का अंतर यानी जो बीच में लेयर है, वो ऐसी लेयर है जो उष्मा का काफ़ी कुचालक है, यानी वो उष्मा को नीचे नहीं जाने देता है। और बर्फ उसमें से एक होती है जो उष्मा के कुचालक होती है, यानी वो गर्मी को इतने नीचे तक नहीं जाने देती है, जिसके कारण ये माना जा रहा है कि ध्रुवों के बाहर भी चंद्रमा पे पानी हो सकता है बर्फ के रूप में। जबकि अभी ये माना जाता था कि ध्रुवों को छोड़कर, यानी जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा है उसको छोड़कर वहाँ पे पानी नहीं है। जबकि ये बता रहा है कि नहीं, उसके नीचे जो तापमान कम है वहाँ पे बर्फ हो सकती है। उसी कंडीशन में वो टेम्परेचर का डिफरेंस इतना तेजी से दिखाई दे सकता है। तो आइए जरा से देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। देखिए, चंद्रमा के सतह के नीचे छिपे हुए बर्फ के पानी के भंडार पहले से कहीं ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हो सकते हैं। ये बात भारत के चंद्रयान 3 मिशन से मिली ताज़ा खोजों से पता चलता है कि भविष्य के अंतरिक्ष यात्री एक दिन इस जमे हुए संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल पीने के लिए पानी, बल्कि उपकरणों को ठंडा करने, ऑक्सीजन का उत्पादन करने और यहाँ तक कि गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण को भी बढ़ावा देने के लिए मदद मिल सकती है। ये बातें क्यों कही जा रही है, अगर इसको देखें तो ये कहाँ नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन था। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर मॉड्यूल पर मौजूद एक पेलोड चंद्रा के सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट या चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट द्वारा एकत्रित किए गए डेटा पर आधारित है। इसरो ने चंद्रयान मिशन को 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकटतम जो है, मतलब दक्षिणी ध्रुव पर नहीं लेकिन उसके निकटतम, उसके पास जो है उसने सफलतापूर्वक जो है स्थापित किया है। और दक्षिणी ध्रुव के जितना करीब भारत का चंद्रयान 3 उतरा है उतना कोई और नहीं उतरा है, और जहाँ पे उतरा है उसका नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट।
आइए देखते हैं इसमें अध्ययन में क्या पाया गया है और उसके क्या महत्व हैं। तो देखिए, चंद्रा के सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट या चेस्ट के डेटा का उपयोग करते हुए अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान संस्थान या फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि चंद्रमा के सतह के उच्च अक्षांशों में, यानी जो दक्षिणी ध्रुव से थोड़ा आसपास ही, उप सतह के तापमानों में बहुत अधिक भिन्नता होती है। यहाँ तक कि बहुत कम दूरी पर ही, लगभग 1 मीटर की दूरी पर और बहुत कम ऊंचाई, मामूली 10 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर में ही बहुत तापमान में भिन्नता देखी जा सकती है। चेस्ट अवलोकनों ने पाया कि सूर्य की ओर मुख वाली ढलानें काफ़ी गर्म है, जबकि पास की ध्रुव की ओर मुख वाली ढलानें, जो सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर है, बहुत ठंडी हो सकती है, जो उथले उपसतह के भीतर पानी की बर्फ की उपस्थिति के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रही है कि उसके बाहर भी जो है पानी का बर्फ हो सकता है। इसमें जो कहा गया है कि अब तक चंद्रमा पर पानी की बर्फ केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में ही मौजूद मानी जाती थी, क्योंकि लगता था उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वो उड़ गई होगी। लेकिन अब जो है ये माना जा रहा है कि नहीं, ध्रुवों के नीचे, ध्रुवों के बाहर भी सतह के नीचे पानी की बर्फ पाई जा सकती है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो बर्फ जो है उष्मा के कुचालक के रूप में काम करके नीचे बर्फ को बचाए रख सकती है। महत्व क्या है, वही देखिए, इसकी सतह से उष्मा की एक अत्यधिक कुचालकता ने चंद्रमा की संरचना और विकास में रोशनी की है, और ये भविष्य में मानव चंद्र मिशनों के लिए तापमान नियंत्रित आवास बनाने जैसे दिलचस्प व्यवहारिक निहितार्थ को भी आगे बढ़ा सकती है। चंद्रा के स्पेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जो उसका उपकरण है, ये क्या है, तो देखिए, यह चंद्रमा की सतह के तापीय व्यवहार को समझने के लिए ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के वातावरण प्रोफाइल को ये मापता है। यह एक तापमान का जांच है, यानी एक तरह से थर्मोमीटर है, जो नियंत्रित प्रवेश तंत्र से सुसज्जित है और सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर की गहराई तक ये पहुंचकर वहां के और ऊपर के तापमान के अंतर को ये जांच लेता था। इसने पहले ही यह खुलासा कर दिया था कि चंद्रमा की सतह और उसके ठीक 10 सेंटीमीटर नीचे की परत के तापमान के बीच लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, और ये ही अंतर को ढूंढने के क्रम में उसने जो है वहां माना कि चंद्रमा के ध्रुवों के बाहर भी पानी हो सकता है। इसका जो निर्माण किया गया है वो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, अंतरिक्ष भौतिक प्रयोगशाला SPL, VSCC त्रिवेंद्रम, इन दोनों के सहयोग से ये बनाया गया है, और चंद्रयान 3 के साथ ये इसे छोड़ा गया था। इसे चंद्रयान 2 पर भी छोड़ा गया था, लेकिन वो तो लैंडर ही हमारा फेल हो गया था, वहां जाके हो गया था, लेकिन जब चंद्रयान 3 में उसी को फिर से छोड़ा गया था। अगला जो हमारा समाचार है वो एक छोटा सा न्यूज़ है, हंटा वायरस बीमारी, हंटा वायरस रोग। हाल फिलहाल में अमेरिका के एक न्यू मैक्सिको में एक ऑस्कर विजेता अभिनेता और उनकी पत्नी और उनका कुत्ता एक घर में मृत पाए गए थे। बाद में जांच में पता चला कि उनकी पत्नी का मृत्यु हंटा वायरस से हुआ है, जबकि उनके पति की मृत्यु जो है वो हार्ट अटैक के कारण हुई थी। वो पहले से ही बीमार थे, एज में भी काफ़ी अंतर था। तो आइए ज़रा से इसको हम समझ लेते हैं, हंटा वायरस की बीमारी क्या होती है। देखिए, ऑस्कर विजेता अभिनेता जीन हैकमैन की पत्नी बेट्सी अराकावा की मृत्यु हंटा वायरस से संबंधित श्वसन संबंधी बीमारी के कारण हुई है। चिकित्सा जांचकर्ताओं का मानना है कि सुरुचि अराकावा HPS या हंटा प्लोमोनरी सिंड्रोम से हुआ था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। यह एक हंटा वायरस एक दुर्लभ बीमारी को है जो संक्रमित चूहों द्वारा फैलता है, रोडेंट द्वारा फैलता है, और चूहों के मल के संपर्क में आने के बाद हंटा वायरस फूल जैसे लक्षण पैदा करता है, और गंभीर मामलों में ये हंटा वायरस प्लोमोनरी सिंड्रोम के विकसित हो सकता है, जो फेफड़ों के लिए जानलेवा बीमारी है। तो इसके और भी लक्षण होते हैं, उसको जरा सा हम समझ लेते हैं कि हंटा वायरस क्या है। तो ये मुख्यतः चूहों द्वारा फैलाए जाने वाला वायरस है। चूहों के कैसे, जो चूहों के मलमूत्र हैं उनमें ही ये मौजूद होता है, और फिर इसके बाद वो हवा के संपर्क में जब उनका मलमूत्र आता है, कोई छूता आता है, तो मनुष्य में मौजूद आता है। कई दुर्लभ मामलों में चूहों के काटने खरोचने से भी होता है, लेकिन वो बहुत दुर्लभ मामला है। आम तौर पे जो है मल और मूत्र के जरिए ही ये चीज़ें फैलती है। हंटा वायरस बीमारी जो है, वायरस से 2 गंभीर बीमारियां होती हैं। एक तो वो होता है कि हंटा वायरस प्लोमोनरी डिजीज HP सिंड्रोम जिसे कहते हैं, जिसमें फेफड़े की समस्या होती है, और ये अमेरिका में काफ़ी कॉमन है। दूसरा होता है हंटा वायरस रीनल सिंड्रोम, जो किडनी को नुकसान पहुंचाता है, और वो ज़्यादा गंभीर और क्रिटिकल बीमारी होती है। तो ज़रा सा देखें, हंटा वायरस प्लोमोनरी सिंड्रोम, इसमें जो है अक्सर इसका लक्षण जो है थकान, बुखार और मांसपेशियों में दर्द से शुरू होता है। इसके बाद सिर दर्द, चक्कर आना, ठंड लगना और पेट की समस्या होती है जब प्लोमोनरी सिंड्रोम होता है।
इसमें श्वसन संबंधी भी लक्षण विकसित होते हैं। मृत्यु दर 38% है, खतरनाक मृत्यु दर है, 38% का ये मृत्यु दर है। वही रेनल सिंड्रोम के साथ साथ रक्तस्रावी बुखार आता है, अधिक गंभीर है और मुख्य रूप से गुर्दे को यह प्रभावित करता है। तो रेनल सिंड्रोम इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो दो तरह की बीमारियां इस वायरस से होती है। विश्व भर में मामले तो 23 से 22 के बीच अमेरिका में 864 मामले सामने आए थे, जबकि दुनिया भर में लगभग सिंड्रोम के रक्तस्रावी बुखार यानी रीनल सिंड्रोम मामले में लगभग 1.5 लाख मामले हो सकते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मामले जो है चीन में ही दिखाई दिए थे। इलाज कोई ज्ञात इलाज या उपचार नहीं है, क्योंकि वायरल है। ज़्यादातर एंटीवायरल दवाएं काम करती है, लेकिन उसका कोई इलाज बहुत स्तर पे नहीं होता है। हाँ, उसके लक्षणों का इलाज किया जाता है और सांस लेने में कठिनाई आने पर जो है श्वास नलिया या वो वेंटिलेटर आदि देकर किया जाता है। लोग बताते हैं कि इससे बचने के लिए है कि जहाँ पे भी संक्रमित चूहे रह रहे हों, उसको किसी के चूहे को मल को गीले कागज़, तौलिए, दस्ताने आदि से उसको छूने की ज़रूरत नहीं होती है, और न ही वाकुम आदि से करें, क्योंकि ऐसा करने से फिर वो उसका इन्फेक्शन फैल सकता है और फिर उससे आप प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हंता वायरस के लिए जुड़ी हुई सूचना थी। आइए जरा इन्हीं तीनों समाचारों से जुड़े प्रश्नों को देख लें। तो देखिए, चर्चा में रहे भारत चीन के मध्य सीमा तनाव को कम करने की कोशिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले साल के अंत में पूर्वी लद्दाख में टकराव के अंतिम 2 बिंदुओं देपसांग और देमचोक से सैनिकों को वापस बुलाने के लिए एक समझौते का अंतिम रूप दिया गया है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वास्तविक नियंत्रण रेखा में गतिरोध की प्रकृति और व्यापक सीमा मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के नजरिए में स्पष्ट रूप से एकरूपता सामने आई है। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण कमी है कि ये अंतर बना हुआ है। भारत चाहता है कि पहले सीमा विवाद को सॉल्व किया जाए, फिर बाकी संबंधों को बहाल किया जाए, जबकि चीन चाहता है कि पहले संबंध से अच्छे संबंध बनाया जाए, सीमा विवाद तो बाद में हल हो सकती है। तो इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। दूसरा है, चर्चा में रहे चंद्रयान 3 से जुड़े एक उपकरण चंद्रा के सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट या चेस्ट से प्राप्त निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा से कथन सही है। चंद्रमा की सतह से उच्च अक्षांशों में सतह और उप सतह के तापमान में अधिक भिन्नता नहीं होती है। नहीं, भिन्नता है। सतह और उप सतह में 10 सेंटीमीटर अंतर पर ही 60 डिग्री का अंतर है, इसलिए पहला तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, चंद्रमा की उथले उपसतह के भीतर पानी की बर्फ की उपस्थिति के लिए अनुकूल वातावरण उपस्थित है। हाँ, क्योंकि वो जो अंतर है उसी के कारण यह माना जा रहा है कि नीचे बर्फ हो सकती है। ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, चंद्रमा के ध्रुव क्षेत्र से बाहर पानी की बर्फ मौजूद नहीं है। नहीं, इसी अंतर से पता चल रहा है कि नहीं, पहले माना जाता था कि नहीं है, लेकिन अब ये माना जा सकता है कि उसके ध्रुव क्षेत्र के बाहर भी बर्फ हो सकती है। तो इसलिए इसका आंसर बी है, बाकी दो जो है गलत है, इसलिए चौथा डी भी गलत है। अंतिम है, तीसरा प्रश्न है, चर्चा में रहे भारत चीन के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयासों में रुकावट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध की प्रकृति और व्यापक सीमा मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के नजरिए में स्पष्ट रूप से अंतर है। बिल्कुल सही बात है। चीन द्वारा भारत के विनिर्माण एवं उत्पादन क्षमता को प्रतिस्पर्धी नजरिए से देखा जाता है। हाँ, ये दोनों वो प्रमुख रूप से समस्या है जो भारत चीन के संबंधों को कहें चाहे कोई, लेकिन चुनौती बनाए हुए है, इसलिए इसका आंसर सी है। चौथा प्रश्न है, चर्चा में रहे हंता वायरस की बीमारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं। यह चूहों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के एक प्रकार से संदर्भित करता है। ठीक है, यह 2 गंभीर बीमारियों प्लमोनरी सिंड्रोम और रेनल सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। ये भी सही है। हंटा वायरस प्लमोनरी सिंड्रोम का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। हाँ, ठीक है, तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी कथन सही है, तो चौथा आंसर हो गया। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे चंद्रा के सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भाई? ये चंद्रमा की सतह के तापीय व्यवहार को समझने के लिए ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान प्रोफाइल को मापता है। हाँ, ठीक है, 10 उसके नीचे के 10 सेंटीमीटर गहराई तक ये नाप लेता है। इसका विकास भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष भौतिक प्रयोगशाला द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ठीक है, सिंपल है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।